गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट अपने पढ़ा था मेंडल के आनुवंशिकता की वंशागति के नियम। वंशागति के नियम अपन ने रीड किए थे, स्टडी की थी अपन ने। अब लास्ट टॉपिक बचा है अपने मेंडल के वंशागति के नियम। अब क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेंडल के वंशागति के नियमों के महत्व को समझाइए। सीधा क्या लिखोगे आप? मेंडल के वंशागति के नियमों के महत्व को समझाइए। सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट है, नियमों के महत्व को समझाइए। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल, अब उसको पॉइंट समझाना। मेंडल के वंशागति के नियम के महत्व क्या क्या इम्पोर्टेंस है उनकी, वो देखिए। सबसे पहला तो आप किताब वगैरह अगर आपके पास है, अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो अवेलेबल कर ले जल्द से जल्द। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है इसका कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि जो सजीव व्यक्ति होते हैं, इन सजीव व्यक्तियों में यानी सजीवों में लिखते रहिए मेरे साथ, सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना। सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है पहली चीज। तो अभी अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है वो देखिए। क्योंकि जो हानिकारक जीन्स होती है, हानिकारक एवं घातक जीन वो क्या होती है? अप्रभावी रह जाती है। क्या रह जाती है? अप्रभावी होने के कारण, अप्रभावित होने के कारण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती, अपना प्रभाव नहीं व्यक्त कर पाते हैं। सॉरी, आज बहुत सी गलतियां हो रही है लिखने में। अप्रभावी होने के कारण अपना प्रभाव नहीं व्यक्त कर पाता है। पहले पॉइंट तो ये समझिए कि क्या कह रहा है कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण। अपने सबसे पहले पढ़ा था प्रभाविता के लक्षण। प्रभाविता के लक्षण में क्या होता है कि जो प्रथम पीढ़ी में जो लंबापन था वो अपना प्रभाव दिखाता है, बौनापन क्या करता है? अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। ठीक है ना। अब वो देखिए सेम टू सेम भाई कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? कि मान लो कि एक व्यक्ति के अंदर कोई हानिकारक जीन है। हानिकारक जीन्स का मतलब होता है कोई उसे रोग है, जैसे सपोजिट उसके क्या है? रोग है। अब वो जब उसकी अगली पीढ़ी होगी, मतलब उसका जो पुत्र होगा, वही रोग उसमें भी होगा, लेकिन वो क्या होगा? अप्रभावी होगा। क्या होगा? अप्रभावी। अगर वो प्रभावी हो गया तो जो रोग पिता में है वही रोग पुत्र में भी होगा, और पुत्र से वापस उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। लेकिन अप्रभावी होने के कारण वो रोग उसके पुत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। सबसे पहली चीज यही है। दूसरा नियम ये कहता है कि पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना, लिखिए, जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। जीन संकल्पना की पुष्टि हो जाती है या होती है। जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। मतलब जीन संकल्पना का मतलब ये हो गया कि आपको जीन्स का पृथक कैसे होती है उसकी पता चल जाता है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट कहता है कि पृथक्करण के नियम अनुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं
तथा ये दो भी प्रयासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अब ये कहता है पृथक्करण का नियम। अब लिखिए मेरे साथ, मैं बोलता जा रहा हूँ कि पृथक्करण के नियमानुसार, मतलब पृथक्करण के नियमानुसार, जो पृथक्करण का नियम अपन ने पढ़ा है, मतलब जहाँ पर जीन अलग अलग हो जाती है, पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन क्या करती है, दो लक्षणों को नियंत्रित करती है। एक जीन दो विपरीत गुणों वाले लक्षणों को नियंत्रित करती है। फिर देखिए चौथा पॉइंट, देखिए इसका, मेंडल के नियमों से संकर संतति से उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। मतलब मेंडल के नियमों से क्या पता चलता है कि संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षण, संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नए लक्षणों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसका। अगला पॉइंट कहता है कि संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है, उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। देखिए ये कहता है संकरण विधि से, जब अपन क्रॉस करवाते हैं ना, उस क्रॉसिंग विधि से, संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षण, जो बुरे लक्षण हैं उन्हें हम हटा सकते हैं। अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है, अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है, उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। अगला देखिए छठा पॉइंट, मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती है। बिल्कुल, क्या कर सकते हैं, मेंडल के नियम के उपयोग से क्या कर सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाले फसली पौधे की किस्में विकसित की जा सकती है। एक और पॉइंट है, सातवां पॉइंट देखिए, मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजाननिकी मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। लिखिए मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे ये एक ही लास्ट पॉइंट है अपना इसी का। लिखिए कि मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी, क्या है, सुजननिकी मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान, मतलब मानव जाति में जितने भी सुधार हुए हैं उन सब में जो विज्ञान की शाखा सुजननिकी है वो मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। ठीक है, ये हो गए अपने सातों पॉइंट, हो गए मेंडल के वंशगति के नियमों के महत्व।
ये अपना चैप्टर आनुवंशिकी जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। थर्ड चैप्टर से लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं या फिर कांटेक्ट करके बता दें कि सर इस टॉपिक को वापस समझाइए, तो मैं उस चीज़ को वापस समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन नया चैप्टर लेंगे, तब तक आप रिटर्न वर्क करते रहे मेरे साथ और कंटिन्यू अपना कॉपी में काम करते रहे। केवल बैठने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखने से ही कार्य बनेगा, वरना नहीं। ठीक है, थैंक यू।